मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू मालन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आइसोलेशन एंड स्पेसिएशन के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन के विषय में हम लोगों ने दो स्पीसीज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। दो प्रकार के स्पेसिएशन को देखा था, कौन कौन? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन और पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। आज आइए हम थोड़ा सा समराइज करते हुए अगले स्पेसिएशन की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन और पेरीपैट्रिक में। थोड़ा सा कंपैरेटिवली हम बात करेंगे। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ये होता है कि पेरेंटल पॉपुलेशन में से या फिर फादरलैंड में से कुछ स्पीसीज, और कुछ स्पीसीज क्या, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में पूरे पॉपुलेशन का एक बड़ा भाग निकल कर जाता है। पेरेंटल पॉपुलेशन में से एक बड़ा हिस्सा आइसोलेट होकर पृथक हो जाता है, आइसोलेट होकर कहीं दूसरी जगह अन्यत्र कहीं इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगता है। तो इस प्रकार के स्पेसिएशन को एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। कारण अगर इसकी बात करें, कारण की बात करें, तो इसमें जोग्राफिकल जो बैरियर्स होते हैं, जिसको हम फिजिकल बैरियर्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे हो गया माउंटेन, रिवर, ओशियंस, ग्लेशियर्स, कैनन। तो इस प्रकार के जो कुछ रुकावट होते हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ अवरोध हो जाते हैं और उनके पॉपुलेशन के बीचों बीच बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन दो बराबर भागों में बंट जाता है। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में जोग्राफिकल बैरियर्स के साथ साथ, अर्थात वहाँ जोग्राफिकल आइसोलेशन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और फिर जोग्राफिकल आइसोलेशन दोनों कारण बन जाते हैं पेरेंटल पॉपुलेशन को आइसोलेट करने में, है ना। लेकिन ये अंतर अगर पेरीपैट्रिक और एलोपैट्रिक में देखें तो पेरीपैट्रिक में पेरेंटल पॉपुलेशन से एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकलता है, लेकिन यहीं एलोपैट्रिक अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देखिए एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में ये बड़ा सा हिस्सा निकल कर गया और यहाँ देखेंगे छोटा सा हिस्सा निकला। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में पेरेंटल पॉपुलेशन से एक बड़ा हिस्सा निकल कर कहीं अन्यत्र जाके इंडिपेंडेंट जीवन जीने लगता है। इस प्रकार से नई स्पीसीज का निर्माण हो जाता है, इसको हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। देख रहे हैं ना, आइसोलेट लार्ज पॉपुलेशन, यहाँ लार्ज पॉपुलेशन बाहर निकलता है। कारण देखिए यहाँ दिया है जियोग्राफिकल बैरियर और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, अर्थात यहाँ जियोग्राफिकल बैरियर्स के रूप में क्या होता है, माउंटेन, रिवर, ओशियन, कैनन। तो इस प्रकार के बैरियर्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से जब ये दोनों बहुत दूर जाकर बस जाते हैं तो दे कैन नॉट बी इंटरवेट टुगेदर, आपस में प्रजनन नहीं करते, जिससे उनका फूड हैबिट चेंज हो जाता है ना, जिससे उनका जो नेचर है, बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सब बिल्कुल क्या हो जाता है, क्वाइट डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, और इस प्रकार से नए स्पेसिएशन का ओरिजिन होता है। और यहीं अगर पेरीपैट्रिक की बात करें तो ये देखिए पेरेंटल पॉपुलेशन में से ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण एक छोटा सा हिस्सा आइसोलेट होकर इंडिपेंडेंटली जीने लगता है। तो यहाँ देखिए लिखा गया आइसोलेट स्मॉल पॉपुलेशन, अर्थात पेरेंटल पॉपुलेशन में से जो न्यू स्पेसिएशन फॉर्मेशन हो रहा है वो एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकलता है। कारण दोनों में सेम है, दोनों में कारण क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के साथ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है ना। लेकिन बस अंतर केवल इतना है कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में से एक बड़ा पॉपुलेशन, एक बड़ा एरिया बाहर निकलता है, जबकि अगर हम पेरीपैट्रिक की बात करें तो इसमें स्मॉल एरिया जो है अलग होता है, स्मॉल पॉपुलेशन, कुछ ही मेंबर इसमें से पृथक होकर बाहर चले जाते हैं। तो ये तो रहा, हम लोगों ने थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिस्कस किया एलोपैट्रिक स्पेसिएशन और पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन में। आज हम तीसरे स्पेसिएशन की बात करेंगे, और ये तीसरा स्पेसिएशन है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। आइए बात करते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब होता है बिसाइड्स, अर्थात जब कोई पॉपुलेशन अपने पेरेंटल पॉपुलेशन के बिसाइड्स में, बगल में ही रहना शुरू करता है, इंडिपेंडेंटली जीने लगता है, एंड कैन नॉट बी इंटरवेट टुगेदर। तो इस प्रकार के स्पेसिएशन को हम पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं, है ना। तो देखिए पैरापैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब क्या हो रहा है, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन माने होता है बिसाइड्स। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन ऑफन हैपेंस व्हेन पार्ट ऑफ एन एनवायरमेंटल हैज़ बीन पॉल्यूटेड। पैरापैट्रिक पॉपुलेशन तब होता है जब उस एरिया का कुछ हिस्सा इन्वायरमेंटली पॉल्यूटेड हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अर्थात पैरापैट्रिक स्पेसिएशन तब होता है जब उस बड़े ह्यूज जो पेरेंटल पॉपुलेशन है उसका कुछ हिस्सा पॉल्यूटेड हो जाता है ना, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल से पॉल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो वहाँ पैरापैट्रिक स्पेसिएशन देखने को मिलता है। इट सेपरेट्स एडजेसेंट पॉपुलेशन, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो अलग तो होता है लेकिन एडजेसेंट में ही होता है, बगल में जाकर बसते हैं। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इंटर्स
अ न्यू निके और हैबिट। अर्थात पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में जो पॉपुलेशन वहाँ से, न्यू पॉपुलेशन वहाँ से अलग होता है, वो अपने बगल में ही एक अपना आवास बना लेता है, हैबिटेट बना लेता है, जो नए स्पीसीज वहाँ जाते हैं तो अपने पेरेंटल पॉपुलेशन में ही निकल कर जाते हैं, लेकिन बगल बिसाइड्स में, कहीं दूर नहीं जाते हैं, बिसाइड्स बगल में ही अपना निके बना कर रहते हैं, अपना हैबिटेट बना कर रहते हैं, और उनका फूड हैबिट चेंज होता है, उनका पूरा जेनेटिक बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, उनका करेक्टरिस्टिक्स सब डिफर हो जाता है। इट अकर्स ओनली एट द एज ऑफ द पेरेंट स्पीसीज रेंज। ये हर समय अपने पेरेंट स्पीसीज रेंज में ही रहते हैं, अपने एरिया में, जहाँ उनके पेरेंटल पॉपुलेशन का एरिया है, ठीक वही जगह न्यू पॉपुलेशन भी बनता है। ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल बैरियर्स बिटवीन दीज पॉपुलेशन, यद्यपि यहाँ जो पॉपुलेशन बन रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई फिजिकल बैरियर्स नहीं बनता है। यहाँ क्या नहीं बनता, कोई फिजिकल बैरियर्स बनना नहीं बनता, अर्थात इनका जो कारण होता है वो कोई फिजिकल बैरियर के रूप में माउंटेन, ओशियन, रिवर्स, कैनन, ग्लेशियर्स, ये सब कोई कारण नहीं बनते इनको पृथक करने के लिए। एट द ऑक्यूपेंसी ऑफ अ न्यू निके रिजल्ट्स एज अ बैरियर्स टू जीन फ्लो। लेकिन अगर हम ये देखें तो इनका जो जीन फ्लो है बच्चों, जब ये अपने माता पिता से, अपने पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग हो जाते हैं तो इनका जीन फ्लो क्या होता है, एक बैरियर बन जाता है, अर्थात इनमें आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाता है, अर्थात इसमें केवल और केवल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है, यहाँ कोई फिजिकल बैरियर्स काम नहीं करता है ना। टू स्पीसीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फ्रॉम सिंगल वन। जैसे मैंने बताया ना कि दो स्पीसीज यहाँ बन जाते हैं, एक पेरेंटल पॉपुलेशन का स्पीसीज और दूसरा जो होता है न्यू स्पीसीज बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाता, अर्थात ये फिजिकल इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है। तो दो स्पीसीज अलग हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ मेन कारण जो बन रहा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बन रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में और पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन में जो रीजन बन रहा था वो दो रीज़न बन रहा था, एक फिजिकल बैरियर बन रहा था, दूसरा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ कोई फिजिकल बैरियर्स देखने को नहीं मिलता है, केवल और केवल ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है, अर्थात ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करेंगे, आपस में मेटिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्वाइट डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक, इन पैरापैट्रिक स्पेसिएशन स्पीसीज इज स्प्रेड आउट ओवर अ रेंज जियोग्राफिकल एरिया। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में देखा गया है कि जो स्पीसीज होते हैं ये एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैल जाते हैं। इन पैरापैट्रिक स्पेसिएशन द टू डाइवर्जिंग स्पीसीज स्टिल हैव ज्योग्राफिकल कॉन्टैक्ट। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में ये देखा गया है कि जो अलग हुआ स्पीसीज होता है वो अपने अपने पेरेंटल पॉपुलेशन के कांटेक्ट में ही रहता है, अर्थात तो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो वो आइसोलेट नहीं होते बल्कि एडजेसेंट में ही रहते हैं, बगल में ही निवास करते हैं। तो यही कहा गया इन पैरापैट्रिक स्पेसिएशन द टू डाइवर्जिंग स्पीसीज स्टिल हैव ज्योग्राफिकल कॉन्टैक्ट। ये डाइवर्ट तो हो गए हैं, इनमें कोई इंटरब्रीडिंग नहीं हो रहा है, इनमें कोई मेटिंग नहीं हो रहा है, अर्थात ये डाइवर्जेंस देखने को तो मिलता है स्पीसीज में, लेकिन इनका ज्योग्राफिकल एरिया नहीं बदलता। ये अपने माता पिता अर्थात इनका जो पेरेंटल पॉपुलेशन है उसके कॉन्टैक्ट में ही रहते हैं, उसके बिसाइड्स में ही निवास करते हैं, है ना। अगर थोड़ा सा एग्जांपल्स की हम बात करें तो यहाँ कौन सा सूटेबल एग्जांपल होगा, सच टाइप्स ऑफ द स्पेसिएशन इज फाउंड इन द फ्लाइटलेस ग्रासहोपर्स। इस प्रकार का स्पेसिएशन अगर देखने को मिलता है तो किस में देखने को मिलेगा, फ्लाइटलेस ग्रासहोपर्स में, स्नेल्स में देखने को मिलेगा, और कुछ एनुअल प्लांट्स में भी इस प्रकार के स्पेसिएशन देखने को मिलते हैं। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर थोड़ा सा हम इसके फिगर्स को देखें तो देखिए जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में से आप देखेंगे एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात ये जो एरिया है बच्चों ये पॉल्यूटेड एरिया है और ये जो है ये नॉन पॉल्यूटेड है। तो यहाँ देखिए इनका जो आइसोलेशन तो नहीं है, अर्थात कोई किसी प्रकार का फिजिकल बैरियर्स नहीं बना है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई माउंटेन बना है, कोई रिवर्स बना है, कोई ओशियन बना है, कोई कैनन है, घाटी पर पर्वत पठारी, ये सब कुछ नहीं बने हैं। ये केवल और केवल यहाँ का एरिया जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है। तो ये डाइवर्जेंस इज अक्रॉस द क्लाइंस, अर्थात ये डाइवर्जेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया हो गया। यहाँ देखिए बिल्कुल साफ तौर से अब इतना एरिया क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, तो ये एरिया अलग हो जाएगा, ये एरिया अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई इनका ज्योग्राफिकल बंटवारा नहीं हुआ, अर्थात यहाँ जो इनका हैबिटेट है, जहाँ ये निवास कर रहे हैं वो एक जगह ही है, एडजेसेंट में ही रहते हैं, अर्थात यहाँ किसी प्रकार का कोई बैरियर्स नहीं है, कोई फिजिकल बैरियर्स नहीं है, इनमें आइसोलेशन नहीं होता है, फिजिकल आइसोलेशन नहीं होता है, इनमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें केवल और केवल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिलता है। आपस में प्रजनन नहीं करेंगे लेकिन रहेंगे एक स्थान पर ही रहेंगे, है ना, अर्थात उनका जो ज्योग्राफिकली कॉन्टैक्ट है वो बना रहेगा। तो
इस प्रकार से देखिए नया स्पीसीज बन जाता है। तो यहाँ एक चीज़ आप रिमार्क कर लेंगे कि पैरापैटिक स्पेसिएशन में किसी प्रकार का कोई फिजिकल बैरियर्स नहीं बनता है, किसी प्रकार का कोई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता है। यहाँ केवल और केवल एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, अर्थात जो पेरेंटल पॉपुलेशन से अलग हुआ न्यू स्पीसीज है वो अपने पेरेंटल जो ज्योग्राफिकल कॉन्टैक्ट है उसमें बने रहेंगे, अर्थात उनके एडजेसेंट में ही रहते हैं, उसके बिसाइड्स में ही, उनके बगल में ही निवास करते हैं। ठीक, तो ऐसा देखिए ये फिगर में दिखाया गया है, पैरापैटिक स्पेसिंग दिखा गया। ये देखिए यहाँ से ये बिल्कुल एडजेसेंट में ही रह रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो ये एडजेसेंट में ही निवास करेंगे, कहीं दूर नहीं जाएंगे। तो अपना हैबिटेट जो बनाएंगे, अपना जो नीके बनाते हैं वो अपने पेरेंटल पॉपुलेशन के जस्ट बिसाइड्स में ही बनाते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसमें पैरापैटिक स्पेसिएशन ऑफन हैपेंस व्हेन पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट हैज़ बीन पॉल्यूटेड। पैरापैटिक स्पेसिएशन तब होता है जब वहाँ का कोई इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है, अर्थात उस ज्योग्राफिकल एरिया का कुछ भाग पॉल्यूटेड हो जाता है, तो वहाँ पैरापैटिक स्पेसिएशन वहाँ ओरिजिन हो जाता है, वहाँ वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। द प्लांट्स आर एनिमल्स विल अडॉप्ट स्लाइटली एज नेसेसरी। अब देखिए जो पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ प्लांट और एनिमल्स अपने अकॉर्डिंग स्लाइटली धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसा ज़रूरत पड़ता है उसके आधार पर वो अडॉप्टेड होते हैं, अनुकूलित होते हैं। एंड देयरफॉर देयर जीन्स आर नॉट टू फॉर अपार्ट एंड दे वुड नॉट मेट। इसलिए इनका जीन जो होता है, इनका जीन पूल इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है कि आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, आपस में मेटिंग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एरिया पॉल्यूटेड हो चुका है और कुछ एरिया नॉन पॉल्यूटेड है। तो ऐसे एनिमल्स जो वहाँ जिनका जीन अर्थात वहाँ रेजिस्टेंट जीन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पोल्यूशन के अगेंस्ट अपना जीन अडॉप्ट कर लेता है, अर्थात उसमें जीन की रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है, उनमें उस जीन के प्रति उनके एडाप्टेशन की क्षमता डेवलप हो जाती है, वो तो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का मेटिंग नहीं हो पाता है। बट वन माइट हैव स्लाइटली मोर स्पीसीज जीन, लेकिन अगर यहाँ देखें मोर स्पेशल जीन्स, लेकिन अगर हम देखें तो दोनों एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना क्या बदल जाता है, जीन पूल उनका बदल जाता है, उनका जेनेटिक बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहाँ देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन माइनिंग एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस। अब इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो पैरापैटिक स्पेसिएशन तब होता है जहां माइनिंग एक्टिविटीज़ देखने को, जहां इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, वहां जो उद्योग लगाए जाते हैं, कल कारखाने लगाए जाते हैं, तो वहां से क्या होता है, वेस्ट कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ द मेटल्स लाइक लेड एंड जिन और लेफ्ट। तो वहाँ देखते हैं जो वहाँ से इफ्लुएंट्स निकलते हैं, जो वहाँ से जो वाहित मल निकलते हैं, उसमें से बहुत सारे मेटल टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। अब वो किसकी मेटल टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, लेड की और जिंक की। तो ऐसे जो माइनिंग एरिया होते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलाइज होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जो होती हैं, इंडस्ट्रीज़ लगे होते हैं, वहाँ जो कल कारखाने लगाए जाते हैं, वहाँ कल कारखानों से जो वेस्ट निकलते हैं उसमें हाई अमाउंट में कुछ मेटल्स पाए जाते हैं। किसके मेटल्स होते हैं, लेड और जिंक की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। दीज पॉल्यूटेंट्स और देन अब्जॉर्ब इनटू द सॉइल, और ये पॉल्यूटेंट्स जो है वो मिट्टी द्वारा सोख ली जाती है। किसके द्वारा, मिट्टी द्वारा सोख ली जाती है, विच समटाइम्स रेस्ट्रिक्ट प्लांट ग्रोथ। और ये जो मिट्टी जो होती है वो क्या बन जाती है बच्चों, जो मिट्टी हो जाती है वो जो प्रदूषित हो जाती है और वो बैरन हो जाती है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेड हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ कुछ प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। रेस्ट्रिक्शन जनरेट हो जाता है, उनको ग्रोथ करने में, वृद्धि करने में रेस्ट्रिक्शन जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेटल टॉक्सिसिटी थी, जितने भी मेटल थे जैसे जिंक और लेड के, वो सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सॉइल जो होती है वो प्रदूषित हो जाती है, और वहाँ कुछ प्लांट जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और क्या है, some plant which are not adapted to grow in polluted soil have not developed a trait to the tolerance heavy metals। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो उस polluted soil में ग्रोथ करने के लिए अडाप्टेबल नहीं हो पाते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, and have not to develop traits to the tolerate heavy metals। और वो क्या करते हैं, उस पॉल्यूटेड एरिया में अपने को डेवलप करने के लिए टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, अर्थात उसमें टॉलरेंस घट जाता है, अर्थात उनमें वो क्षमता घट जाता है, क्योंकि पॉल्यूटेड एरिया में वो नहीं डेवलप कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका जीन जो है, उनका जो जीन होता है वो अनुकूलित नहीं है, अडेप्टेबल नहीं है उस पॉल्यूटेड एरिया में ग्रोथ करने के लिए। लेकिन कुछ क्या कर पाते हैं, अच्छा आगे क्या है, इन अदर केसेस वेयर सम प्लांट्स सच एज द बफेलो ग्रास
आर टॉलरेट टू हैवी मेटल्स। लेकिन अगर यहीं और कुछ की बात करें, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो टॉलरेट कर जाते हैं उस हैवी मेटल के टॉक्सिसिटी में, अर्थात तो उनका जो जीन होता है बच्चों वो रेजिस्टेंट जीन बना लेता है, अर्थात उनके अगेंस्ट वो जिंदा रहने के लिए एडाप्टिव हो जाता है। तो वो जो एडाप्टेशन देखने को मिलता है वो किस प्लांट में देखने को मिलता है? बफेलो ग्रास में देखने को मिलता है। किसमें? तो बफेलो ग्रास कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो उस पॉल्यूटेड एरिया में जो मेटल टॉक्सिसिटी में भी ग्रोथ करने के लिए एडाप्टेबल हो जाते हैं। दे आर अडेप्टेड टू ग्रो इन पॉल्यूटेड कंडीशन लाइक माइनिंग एरिया, अर्थात ये जो बफेलो ग्रास होता है बच्चों ये माइनिंग एरिया में भी ग्रोथ करने के लिए एडाप्टेबल होता है, अनुकूलित होता है। ठीक, तो कौन है? बफेलो ग्रास। आगे और देखते हैं हम, तो यहाँ अगर हम देखें तो सम ऑफ दीज प्लांट्स लिव नियर द माइंस, इसमें से कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? माइंस में पाए जाते हैं। जो पोल्यूटेड एरिया होते हैं जहाँ कारखाने लगे होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पाए जाते हैं। वेयर द सॉइल हैज़ बिकम कंटामिनेटेड विद द हैवी मेटल्स, जहाँ की मिट्टियाँ जो होती हैं वो कंटामिनेट हो जाती हैं, उनमें मेटल टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है क्योंकि हैवी मेटल्स उनमें एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं सॉइल के द्वारा, तो वो एरिया बिल्कुल पॉल्यूटेड होता है। प्लांट्स अराउंड द माइंस experienced adaptations and have special gene that helps them tolerate। अगर हम देखें तो प्लांट अर्थात उस माइंस के किनारे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो एडाप्टेबल होते हैं उस पोल्यूटेड एरिया में। क्यों? क्योंकि उनके जीन के अंदर टॉलरेंसी आ जाती है, वो जीन के अंदर रेजिस्टेंट जनरेट हो जाता है और वो टॉलरेट करते हैं और वहाँ वो ग्रोथ कर पाते हैं। द हैवी मेटल्स में ना नेबरिंग प्लांट्स हाउएवर हैव नॉट बीन एक्सपोज टू द पॉल्यूटेड सॉइल्स एंड देयरफॉर हैव नॉट अंडरगोज दिस एडाप्टेशन। लेकिन कुछ इनके अगल बगल के जो पड़ोसी प्लांट्स होते हैं उनके जीन के अंदर ये एडाप्टेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है कि वो मेटल टॉक्सिसिटी में भी ग्रोथ कर सके, तो वो प्लांट क्या हो जाते हैं? वो एडाप्टिव नहीं होते हैं और वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। सो दे डू नॉट हैव द हैवी मेटल टॉलरेंस, इसलिए उनमें कोई हैवी मेटल टॉलरेंस जीन नहीं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अर्थात कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इस मेटल टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट नहीं ग्रोथ कर सकते हैं, तो उनके अंदर मेटल टॉलरेंस जीन अडाप्ट नहीं हो पाता है, मेटल टॉलरेंस जीन जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, तो वो पौधे ऐसे मेटल टॉक्सिसिटी में नहीं रह पाते। केवल कौन रह पाएगा? केवल और केवल बफेलो ग्रास जो है बच्चों वो माइनिंग एरिया में भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मेटल टॉक्सिसिटी टॉलरेंस जीन है वो डेवलप हो जाता है ना। द प्लांट आर दोज इनफ दैट दे कुड पोटेंशियली फर्टिलाइज ईच अदर, और ये पौधे जिनके अंदर मेटल टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है जैसे बफेलो ग्रास, उनके अंदर ये पोटेंशियलिटी आ जाती है, ये क्षमता आ जाती है कि वहाँ वो फर्टाइल रूप से पाए जाते हैं, वहाँ वो फलेंगे फूलेंगे और वो फल देंगे। तो इस प्रकार से जो पौधे होते हैं उनमें कुछ एक पौधे ही होते हैं, जैसे हम बफेलो ग्रास की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? उस पोल्यूटेड एरिया में जनरेट हो सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेटल टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट टॉलरेंस जीन अडॉप्ट हो जाते हैं। हाउएवर द टू प्लांट्स हैव इवॉल्व डिफरेंट फ्लावरिंग प्राइम्स, लेकिन अगर हम देखें कि एक पौधा जो पोल्यूटेड एरिया में ग्रोथ कर पा रहा है और दूसरा जिसके अंदर जो मेटल टॉक्सिसिटी टॉलरेंस जीन नहीं बन पा रहा है, वो अडाप्ट नहीं कर पा रहा है, तो दोनों पौधों के जीन में बच्चों परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उनका फ्लावरिंग टाइम अलग हो जाता है, उनकी फ्रूटिंग टाइम अलग हो जाती है, जिससे वो आपस में क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं या क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके फलने फूलने का टाइम अलग हो जाता है। इस प्रकार से एक नई स्पीसीज बन जाती है। क्यों नहीं बन जाएगी? क्योंकि एक समय से पहले फल फूल रहा है, दूसरा समय से बाद, अर्थात जो दोनों में कोई पोल्यूटेड एरिया में फूल रहा है तो कोई नॉन पोल्यूटेड एरिया में, तो उन दोनों का फूड हैबिट दोनों का जो होता है जीन पूल जो होता है बदल जाता है, जेनेटिक बिहेवियर बदल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ कोई प्रकार का कोई क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा और वो एक नई स्पीसीज के रूप में जनरेट हो जाती है ना। तो जैसा कि ये देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया कि ये एरिया जो होता है ये मेटल टॉलरेंस प्लांट के रूप में ये पॉल्यूटेड सॉइल है और यहाँ मेटल टॉलरेंस जीन डेवलप हो जाता है। ये पौधे जो होते हैं ये मेटल टॉलरेंस प्लांट होते हैं जो टॉलरेट करके ग्रोथ करते हैं। और ये जो बड़ा सा एरिया आप देख रहे हैं ये मेटल इनटॉलरेंस प्लांट है, यहाँ मेटल टॉक्सिसिटी नहीं है, अर्थात ये पॉल्यूटेड एरिया में डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इन पौधों का जो फ्लोरिंग टाइम हो ये अलग हो जाएगा, इनका फ्लोरिंग टाइम अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके बीच में क्रॉसिंग नहीं हो पाएगा, अर्थात इंटरब्रीडिंग की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिल रहा है। अर्थात एरिया तो देखिए दोनों का सेम है, एरिया क्या है? दोनों का सेम है, सेम ही ज्योग्राफिकल एरिया में दोनों रह रहे हैं, लेकिन केवल और केवल इनका क्या बदल गया है? इनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर बदल गया है। ये क्या है? इनका फ्लोरिंग टाइम अलग होगा, इनका फ्लोरिंग टाइम अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल टॉक्सिसिटी टॉलरेंस जीन यहाँ बना रहे हैं, ये मेटल टॉक्सिसिटी टॉलरेंस जीन नहीं बना पा रहे हैं, जिससे ये दोनों आपस में इनकी कंपेटिबिलिटी नहीं बन पाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पैरापेटिक स्पेसिएशन को समझने की कोशिश किया। यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को।
पैरापेटिक स्पेसिएशन समटाइम्स हैपन्स व्हेन पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट हैज़ बीन पॉल्यूटेड। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन वहाँ देखने को मिलता है जहाँ अधिकांश भाग जो होता है वो इन्वायरमेंटली पॉल्यूटेड हो जाता है। माइनिंग एक्टिविटीज़ लीव वेस्ट विथ हाई अमाउंट ऑफ द मेटल्स लाइक लेड एंड जिंक। जो माइनिंग एरिया होती हैं जहाँ कल कारखाने लगाए जाते हैं वहाँ अगर हम देखें तो हाई अमाउंट में मेटल टॉक्सिसिटी पाई जाती है, और वो मेटल टॉक्सिसिटी किसकी होती है? जिंक की होती है और लेड की मेटल टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। दीज मेटल्स आर एब्जॉर्ब इनटू द सॉइल। ये जो मेटल्स होते हैं ये मिट्टी के द्वारा, सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, प्रिवेंटिंग मोस्ट प्लांट फ्रॉम ग्रोइंग। अर्थात कुछ ऐसे जब वो मेटल टॉक्सिसिटीज में हो जाएगी, वो जो भूमि है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो अधिकांश प्लांट वहाँ ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। सम ग्रासेस सच एज द बफेलो ग्रास कैन टॉलरेट द मेटल्स। कुछ ऐसे ग्रासेस हैं जैसे बफेलो ग्रास की अगर हम बात करें तो वो पॉल्यूटेड एरिया में क्या करता है? अडॉप्ट कर जाता है, वहाँ वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मेटल टॉलरेंस जीन देखने को मिलती है, मेटल टॉक्सिसिटी टॉलरेंस जीन देखने को मिलती है, और वो उस एरिया में भी ग्रोथ कर सकते हैं। बफेलो ग्रास आल्सो नोन एज वेनिला ग्रास। बफेलो ग्रास का दूसरा नाम वेनिला ग्रास भी होता है, और इसका अगर हम नेटिव प्लेस की बात करें इज़ नेटिव टू द यूरोप एंड इट्स। अगर ये देखें तो ये जो वेनिला ग्रास है या बफेलो ग्रास है, इसका जो नेटिव प्लेस है बच्चों वो यूरोप और एशिया था, लेकिन अगर आपकी बात करें बट इज़ नाउ फाउंड थ्रू आउट द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका। अगर इस समय हम देखें तो ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलता है। तो अब अगर हम इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे पहले ये नेटिवली इसका जो नेटिव प्लेस था वो तो यूरोप और एशिया था, लेकिन इस समय ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में भी देखा जाता है। बफेलो ग्रास हैज़ बिकम्स अ यूनिक स्पीसीज फ्रॉम अ ग्रासेस। अगर ग्रासेस में देखें, हम घासों में देखें तो बफेलो ग्रास का एक यूनिक नेचर होता है, एक यूनिक हैबिट होता है। क्यों होता है? दैट ग्रो इन एरिया नॉट पोल्यूटेड बाय द मेटल्स। अर्थात ये ऐसे एरिया में भी ग्रो करता है जो पोल्यूटेड होता है, अर्थात मेटल टॉक्सिसिटी में भी ये डेवलप करने की इसमें क्षमता होती है। तो ये और घासों से और ग्रासों से ये बिल्कुल क्वाइटली डिफरेंट है ना। लार्ज डिस्टेंस कैन मेक इट इम्प्रैक्टिकल टू ट्रैवल टू रिप्रोडक्टिव विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रासेस। अगर इसको लॉन्ग डिस्टेंस में ये हम देखें तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव टॉलरेंस देखने को मिलता है या अदर मेंबर्स अर्थात और घासों की स्पीसीज हम देखें तो बफेलो ग्रास या वेनिला ग्रास जो होता है बिल्कुल क्वाइटली डिफरेंट होता है। बफेलो ग्रास सीड्स पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर्स in that region of the offsprings. Sometimes a species that is formed by the parapetic speciation is specially suited to survive in the different kind of the environmental than the original species. अगर हम ये देखें तो जो पैरापेटिक स्पेसिएशन में है बच्चों, पैरापेटिक स्पेसिएशन के जो स्पीसीज पाए जाते हैं उनमें बहुत अच्छी टेंडेंसी पाई जाती है सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के पौधे जो पैरापेटिक स्पेसिएशन के रूप में पाए जाते हैं वो हर एक जगह सब जगह सर्वव्यापी हो सकते हैं, अर्थात वो यूबिक्वाइटस हो सकते हैं, कॉस्मोपोलाइटन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दोनों कैपेसिटी पाई जाती है, अर्थात वो पोल्यूटेड एरिया में भी ग्रोथ कर सकते हैं, नॉन पोल्यूटेड एरिया में भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऐसे पौधे जो हम देखें तो ये अगर इनके हम म्यूटेशन की बात करें तो ये बेनिफिट म्यूटेशन देखने को मिलता है, अर्थात बेनिफिशियल्स म्यूटेशन देखने को मिलता है, लाभदायक म्यूटेशन देखने को मिलता है। इनके जीन में म्यूटेंट जीन बन जाते हैं, टॉलरेंस जीन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं भी डेवलप हो सकते हैं। तो आज के वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने पैरापेट्रिक स्पेसिएशन बहुत अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिम्पैटिक स्पेसिएशन के विषय में। उम्मीद है आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।